हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉमर्स एजुकेशन बाय सीए। दर्शन जैन ओवर ईयर। पिछले लेक्चर में हम लोग ने एसपी का चैप्टर नंबर 1 किया था जिसका नाम था सेक्रेटरी। उसमें हम लोग ने सेक्रेटरी के बारे में पढ़ा था। अब हम लोग इस लेक्चर में चैप्टर नंबर 2 दैट इज एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ने वाले हैं। सो एज यूजुअल बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर मैं आपको चैप्टर का एक ओवरव्यू दूंगा। ओवरव्यू यानी क्या, हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर कहाँ से शुरू होगा और कहाँ खत्म होगा, यह आपको शुरुआत में ही आइडिया आ जाएगी। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट। देखो, चैप्टर का नाम है जॉइंट स्टॉक कंपनी। इन विच केस सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग टाइप के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है कौन से ओके। जिसके अंदर सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोल ट्रेडिंग कंसर्न, फिर दूसरा हम लोग पढ़ेंगे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, इन विच केस तीसरा हम लोग पढ़ेंगे पार्टनरशिप। और हम इन सब के बारे में तो पढ़ेंगे ही एंड इनके फीचर्स भी समझेंगे कि इनके फीचर्स क्या है। इन दैट केस फोर्थ जो टॉपिक रहेगा वो है एलएलपी। एलएलपी के बाद हम लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर हम लोग उसका मीनिंग पढ़ेंगे, उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके फीचर्स पढ़ेंगे एंड उनके टाइप्स क्या है, कितनी टाइप की कंपनियां हैं करके। तो ये था पूरा चैप्टर का आपको एक ओवरव्यू कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से एंड आ चैप्टर विल एंड एट व्हाट, इट विल एंड एट टाइप्स ऑफ कंपनी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट दैट इज इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन 1760 1760 1760 के पहले क्या होता था, जो प्रोडक्शन होता था वो मैनुअल था। जो प्रोडक्शन, जो गुड्स प्रोड्यूस होते थे वो मैनुअली होते थे। मशीन्स कम यूज होती थी। जनरली गुड्स जो है वो घर पे ही मैन्युफैक्चरिंग होते थे, इन विच केस कैपिटल कम लगता था। अब 1760 के बाद इंग्लैंड के अंदर आया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। क्या आया, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इन विच केस इंडस्ट्री के अंदर बहुत भारी वाले चेंजेस आ गए। रेडिकल चेंज मतलब बहुत बहुत बड़े बड़े चेंजेस आ गए। इन विच केस अब क्या हुआ, प्रोडक्शन जो है वो लार्ज स्केल पे चालू हो गया, जिसके लिए हमें मशीन ज़्यादा लगने लग गई। अब मशीन ज़्यादा लगेगा तो मशीन के लिए पैसा भी तो लगेगा, तो कैपिटल भी ज़्यादा लगने लग गया। और इस वजह से क्या हुआ, जो हम लोग पहले जो गुड्स लोकली बेचते थे वो रीजनली नहीं, नेशनली नहीं, बल्कि इंटरनेशनली बेचने लग गए। मतलब इंग्लैंड से गुड्स इंडिया आने लग गए या इंग्लैंड से गुड्स दूसरे कंट्री में जाने लग गए। मतलब इन शॉर्ट वर्ल्ड बिकेम वन मार्केट। वर्ल्ड बिकेम वन मार्केट। सो इन विच केस अब क्या हुआ, जो सोल ट्रेडिंग टाइप का जो बिजनेस था या जॉइंट हिंदू फैमिली टाइप का जो बिजनेस था या आप बोलो पार्टनरशिप टाइप का जो बिजनेस था, वो सब इनएडिक्वेट था। इनएडिक्वेट मतलब क्या, उन बिजनेस में इतनी क्षमता नहीं थी कि हम पूरे पूरे कंट्री की डिमांड्स को फुलफिल कर सके। इसीलिए एक नए टाइप का बिजनेस का निर्माण हुआ, एक नए टाइप का बिजनेस का जन्म हुआ, दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी, हम लोग ने इंट्रोडक्शन में क्या देखा कि जॉइंट स्टॉक कंपनी आया कैसे, क्यों आया। देखो, स्टार्टिंग में जॉइंट स्टॉक कंपनी जो आया था वो इंग्लैंड में आया था। कहाँ आया था, इंग्लैंड में। कभी हुआ था ये, 1760 के बाद जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, तब इंडस्ट्री दैट इज कॉमर्स और ट्रेड के अंदर, ट्रांसपोर्ट के अंदर बहुत सारे चेंजेस आए थे। ठीक है, मशीन ज़्यादा लगने लग गई, प्रोडक्शन बढ़ गया, कैपिटल की ज़रूरत बढ़ गई। कैपिटल की ज़रूरत बढ़ जाने की वजह से जो सोल ट्रेडिंग कंसर्न है, जो जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है या पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस है, वो इस चीज़ को, इस नीड को, कैपिटल की नीड को पूरा नहीं कर पा रही थी। इन विच केस हमें जॉइंट स्टॉक कंपनी का निर्माण करना पड़ा। अब सर, ये सोल ट्रेडिंग क्या है, ये जॉइंट हिंदू फैमिली क्या है और ये पार्टनरशिप फर्म क्या है, इस चैप्टर में हम वही देखने वाले हैं इन द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज व्हाट। सबसे पहला टॉपिक अपना स्टार्ट होगा। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इंट्रोडक्शन के बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट व्हाट, इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, सोल ट्रेडिंग कंसर्न। क्या पढ़ेंगे बेटा, सोल ट्रेडिंग कंसर्न। ओके स्टूडेंट्स, सो सोल ट्रेडिंग कंसर्न के अंदर अब आप ध्यान से स्क्रीन पे देखिए क्या होता है। आप में से किसी ने तो स्कूल में कभी ना कभी तो डांस किया होगा।
स्कूल में जो एनुअल डे होता है उसमें हमें पता होता है कि देयर इज ग्रुप डांस एंड देयर इज सोलो डांस। नाम से आपको समझेगा सोल ट्रेडिंग कंसर्न का मतलब होता है कि सिंगल पर्सन, सोल मतलब सिंगल पर्सन। अब एग्जाम्पल मैंने यहां पे दिया हुआ है, ये जो है वो एक पर्सन है, ये जो एक वो है पर्सन है, इसका नाम है मुरुगन, उसका नाम है मुरुगन। मुरुगन के पास थोड़े बहुत पैसे थे, मुरुगन के पास थोड़े बहुत पैसे थे, उस पैसे को उसने एक बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उस पैसों से उसने एक बिजनेस शुरू किया। उस बिजनेस का नाम क्या था? जनरल, बेटा एकदम जनरल स्टोर, किराने की दुकान उसने खोली, किराने की दुकान, जनरल गुड्स प्रोविजनल स्टोर उसने खोली। अब आप ध्यान से देखोगे यहां पे कितने कितने पर्सन्स इन्वॉल्व हैं? अकेला मुरुगन, ठीक है। पैसा किसने इन्वेस्ट किया? मुरुगन ने। बिजनेस को मैनेज कौन करेगा? मुरुगन खुद करेगा। तो आप यहां पे देख रहे हो, नोटिस कर रहे हो कि पूरा बिजनेस को मैनेज करना मतलब डिसीजन लेना, बिजनेस में डिसीजन लेना। वो चाहे तो अपने अंदर किसी वर्कर को रख सकता है, लेकिन डिसीजन तो मुरुगन ही लेगा। सो इफ यू कैन सी इन दिस केस क्या हो रहा है, सब कुछ मुरुगन ही कर रहा है, सब कुछ मुरुगन ही कर रहा है, इन विच इट इज कॉल्ड एज वन मैन बिजनेस। क्या बोला जाता है इसको? वन मैन बिजनेस। मुरुगन ने जनरल स्टोर, किराने की दुकान खोल दी, ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या है? सोल ट्रेडिंग के फीचर्स क्या है? देखो, सोल ट्रेडिंग जो है वो बेसिक फॉर्म ऑफ बिजनेस है, बेसिक फॉर्म ऑफ बिजनेस है। आप अपने लोकल में भी देखते रहोगे, आपने आसपास में, इन विच केस अब सबसे पहला फीचर क्या आता है? सबसे पहला फीचर आता है गवर्निंग एक्ट। सर, सोल ट्रेडिंग कंसर्न को क्या कोई एक्ट लगती है? नो, कोई भी एक्ट, नो सेपरेट एक्ट और लॉ इज एप्लीकेबल। सर मतलब सोल ट्रेडिंग कंसर्न को कोई लॉ फॉलो नहीं करना पड़ता? गलत। सोल ट्रेडिंग कंसर्न को के ऊपर कोई एक्ट लगती नहीं है, लेकिन उसे उसे जो भी इस देश के कानून है, जो भी इस देश के कानून है वो तो एप्लीकेबल ही होने वाले हैं। All the laws of the land are applicable. All the laws of the land are applicable. In which case, sir, registration. Next point क्या है? Registration. First point था अपना governing act. Second है registration. सर, क्या रजिस्ट्रेशन की जरूरत होती है सोल ट्रेडिंग कंसर्न को? नो, नॉट रिक्वायर्ड। सोल ट्रेडिंग को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होती है। सर, कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन, एज आई टोल्ड यू, सिंगल पर्सन था, मुरुगन जो था वो सिंगल पर्सन था, उसके पास थोड़े से पैसे थे, मतलब कैपिटल की रिक्वायरमेंट कैसी रहेगी? लेस, स्मॉल अमाउंट। एंड कैपिटल कौन डाल रहा है बिजनेस में? ही हिमसेल्फ, सोल ट्रेडर। देखो, इस पर्सन को हम क्या बोलेंगे? मुरुगन को सोल ट्रेडर, सोल ट्रेडर। तो इस बिजनेस में कैपिटल कौन कंट्रीब्यूट करेगा? सोल ट्रेडर हिमसेल्फ, वो खुद, मुरुगन खुद पैसे डालेगा बिजनेस में। इन विच केस सर, ये जो बिजनेस है ये किसको सूटेबल है? ये जो बिजनेस है ये किसको सूटेबल है? सिंपल सी बात है, जो पर्सन स्मॉल स्केल बिजनेस करना चाहता है, मतलब अपने एरिया में ही बिजनेस करना चाहता है, उसके लिए ही ये सूटेबल है। लार्ज स्केल के लिए ये सूटेबल नहीं है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, मेंबरशिप। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन दिस काइंड ऑफ बिजनेस? कितने मेंबर्स होंगे? ओनली वन पर्सन, एज आई टोल्ड यू, ओनली वन पर्सन, दैट इज सोल ट्रेडर, मुरुगन अकेला ही है। मेंबर कितने होंगे? मेंबर यानी ओनर, मेंबर यानी ओनर। हाउ मेनी ओनर्स? ओनली वन, दैट इज मुरुगन हिमसेल्फ, सोल ट्रेडर। इट इज अ वन मैन बिजनेस, याद रखना ये पॉइंट, फिलअप में पूछेंगे। इट इज अ वन मैन बिजनेस। नेक्स्ट पॉइंट, हु टेक्स डिसीजन? डिसीजन कौन लेता है? सोल ट्रेडर हिमसेल्फ। डिसीजन कौन लेगा? सब कुछ सोल ट्रेडर ही करने वाला है, सब कुछ मुरुगन ही करने वाला है इस काइंड ऑफ बिजनेस में। नेक्स्ट, प्रॉफिट और लॉस। क्या कोई शेयरिंग होगा प्रॉफिट और लॉस का? नो सर, नो मतलब जो भी प्रॉफिट होगा या जो भी लॉस होगा वो कौन भुगतेगा या कौन एंजॉय करेगा? हु विल एंजॉय द प्रॉफिट? मुरुगन हिमसेल्फ, है कि नहीं? एंड अगर लॉस हुआ तो हु विल बेयर द लॉस? मुरुगन हिमसेल्फ। ओके, इन विच केस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, लायबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लायबिलिटी। सर, सोल ट्रेडिंग में लायबिलिटी कैसी होती है? लायबिलिटी का मतलब क्या होता है पहले तो आप ये समझिए। लायबिलिटी का सिंपल सा शब्द में बताऊं, मीनिंग बताऊं आपको मैं। लायबिलिटी का मतलब है जवाबदारी, जवाबदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर कल उठ के मुरुगन का बिजनेस लॉस में चल रहा है, मतलब बिजनेस में लॉस हो रहा है, एंड मुरुगन ने किसी व्यापारी से गुड्स लिए हुए थे, किसी व्यापारी से गुड्स लिए हुए थे, अब बिजनेस तो लॉस में चल रहा है, तो अब उस व्यापारी को पैसे कहां से देंगे? तो
इन दैट केस वो जो व्यापारी है वो मुरुगन से पैसे कैसे भी वसूल करेगा, पैसे कैसे भी वसूल करेगा। वो बोलेगा तू तेरा घर बेच, तेरी घड़ी बेच, तेरी गाड़ी बेच, सब कुछ बेच और मुझे पैसा चाहिए। मतलब इन शॉर्ट जो लायबिलिटी होती है सोल ट्रेडिंग में वो होती है अनलिमिटेड। लायबिलिटी ऑफ सोल ट्रेडर इज अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब सर, मतलब यहाँ पे घर बार भी बेचने पड़ सकते हैं। सोल ट्रेडिंग कंसर्न में अगर 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 बिजनेस की लायबिलिटी, मतलब मुरुगन जनरल स्टोर्स ने कोई भी उधार किसी से भी लिया है, मुरुगन जनरल स्टोर्स ने अगर कोई भी उधार किसी से भी लिया है तो उसे भरने के लिए मुरुगन को अपने पर्सनल असेट्स, अपने खुद का घर गाड़ी सब बेचना पड़ सकता है। समझ रहे हैं आपको? मतलब इन शॉर्ट यहाँ पे लायबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ध्यान देने वाला है कि पर्सनल प्रॉपर्टी भी दांव पे लग जाती है। ओके, इन विच केस नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? सेपरेट लीगल स्टेटस। सेपरेट लीगल स्टेटस। सर, क्या मुरुगन और मुरुगन जनरल स्टोर दोनों अलग है या दोनों एक ही है? क्या दोनों में कोई डिफरेंस है? नो। यहाँ पे मुरुगन जनरल स्टोर को कोई अलग से अस्तित्व नहीं मिलता है, अलग से कोई पहचान नहीं मिलती है। मुरुगन जनरल स्टोर और मुरुगन दोनों एक है। मतलब अगर मुरुगन जनरल स्टोर ने किसी से लोन लिया है तो दैट विल बी एज इक्वल टू एज मुरुगन ने लोन लिया है। आप समझ रहे हो? सो बिजनेस एंड द ओनर इज वन। यहाँ पे सेपरेट लीगल स्टेटस मतलब मुरुगन जनरल स्टोर होती है, जो नाम दिया है, जो फर्म, जो उसके बिजनेस का नाम है, वो और मुरुगन दोनों एक ही माना जाएगा। मतलब कल उठ के अगर मुरुगन ने कुछ भी लोन या कुछ भी उधार लिया है तो हम लोग मुरुगन की दुकान के गुड्स को बेच के वो लोन के पैसे वसूल कर सकते हैं। सो इन शॉर्ट यहाँ पे सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं है। सोल ट्रेडिंग को सेपरेट लीगल स्टेटस नहीं मिलता है। बिजनेस सीक्रेसी। इस बिजनेस में कितने लोग इन्वॉल्व है? इस बिजनेस में सिर्फ एक ही पर्सन इन्वॉल्व है, दैट इज मुरुगन। तो आप मुझे बताओ, क्या बिजनेस की सीक्रेट यहाँ पे लीक होने के चांसेस है? जरा भी नहीं। किसी और को मालूम कैसे पड़ेगा? सब सीक्रेट्स तो किसके पास है? मुरुगन के पास है। सो यहाँ पे जहाँ पे जो सीक्रेसी होती है वो मैक्सिमम होती है। मतलब यहाँ पे जो बिजनेस के सीक्रेट्स होते हैं वो मैक्सिमम सेफ्टी मिलती है यहाँ पे। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्या? दिस वॉज ऑल अबाउट सोल ट्रेडिंग कंसर्न। ठीक है, अब सोल ट्रेडिंग कंसर्न किसका था? मुरुगन का था। मुरुगन ने स्टार्ट किया था। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट? जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में क्या होता है? ध्यान देना। मुरुगन है, मुरुगन के कुछ साल बाद शादी हुई। शादी के बाद उसे दो बच्चे हुए जिनका नाम था मुत्तु और स्वामी। मुत्तु और स्वामी। मुत्तु स्वामी पढ़ाई में ज़रा भी इंटरेस्टेड नहीं थे, ज़रा भी पढ़ाई में इंटरेस्टेड नहीं थे। उन्होंने क्या किया? बड़े होके वापस से डैडी का बिजनेस ज्वाइन किया, दैट इज मुरुगन जनरल स्टोर्स। अब ये जो है, ये मुरुगन जनरल स्टोर्स है, ये किसका बिजनेस था? मुरुगन का था। किसका था? मुरुगन का था। मुरुगन ने स्टार्ट किया था। लेकिन बिकॉज मुत्थु और जो स्वामी हैं वो मुरुगन के बेटे हैं, इसलिए उनको ये बिजनेस में अधिकार मिल रहा है। मिल रहा है। मतलब जिस दिन मुत्थु और स्वामी जन्म होते हैं, when मुत्थु एंड स्वामी आर born, they become the member of the business. Which business? मुरुगन जनरल स्टोर। इसे हम पुश्तानी बिजनेस कहते हैं, खानदानी बिजनेस भी कहते हैं। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को हम खानदानी बिजनेस के नाम से भी जानते हैं। इन विच केस यहाँ पे क्या होता है? व्हेन एच मतलब क्या? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये देखो ये लोग सब साथ में रह रहे हैं ना, बंटवारा नहीं हुआ है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जब बिजनेस कंडक्ट करती है, कौन सा बिजनेस? इनहेरिटेड बिजनेस। कौन सा बिजनेस? इनहेरिटेड बिजनेस। इनहेरिटेड का मतलब होता है अपने को मिला हुआ, मतलब अपने को बोलते हैं रियासत में मिलता है ना, वैसा। इन विच केस, और वो बिजनेस कैसे कैरी करते हैं? हिंदू लॉ के अनुसार। तो उसे जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कहते हैं। और ये जो काइंड ऑफ बिजनेस है ये सिर्फ इंडिया में आपको देखने मिलेगा, बाहर के देश में ये बिजनेस नहीं होता है। जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस है, ये सिर्फ इंडिया में एग्जिस्ट करता है। ओके, मैं वंस अगेन रिपीट करता हूँ, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस मतलब क्या? वो बिजनेस जो हमें पूर्वजों से मिला गया है, हमारे माता पिता से या दादाजी से हमें जो बिजनेस था वो हमें मिलता है और उसको ही हम कंडक्ट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस।
ठीक है। अब इसके फीचर्स क्या है सर, क्या कोई एक्ट लगती है, क्या कोई एक्ट है जॉइंट हिंदू फैमिली के लिए? यस, देयर इज एन एक्ट। कौन सा एक्ट? हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। सर क्या रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है इस बिजनेस के लिए? क्या रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है? नो, रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड नहीं है। यू डू नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड, ठीक है। मेंबरशिप, सर मेंबरशिप, इसमें मेंबर कौन कौन होते हैं? देखो, जो जो फैमिली में जन्म लेता है, जो जो फैमिली में जन्म लेता है वो मेंबर बन जाता है, ऑटोमेटिकली मेंबर बन जाता है, ठीक है। इस फैमिली का जो हेड होता है उसे कर्ता कहते हैं। इस फैमिली का जो हेड होता है, मतलब कोई भी फैमिली में जो हेड होता है उसे कर्ता कहते हैं। जो बाकी लोग होते हैं उसे हम को पार्टनर्स कहते हैं। हेड को कर्ता कहते हैं और दूसरे जो भी मेंबर रहेंगे उनको हम क्या कहेंगे? को पार्टनर्स। क्या कर सर कोई लिमिट है मेंबरशिप पे? नो लिमिट। जितने भी लोग जन्म होंगे फैमिली में वो लोग क्या बन जाएंगे? मेंबर हो जाएंगे। सर कोई लिमिट है? कोई लिमिट नहीं है। ऑल द फैमिली मेंबर्स आर एंगेज इन द बिजनेस। जितने भी फैमिली के मेंबर रहेंगे वो सब बिजनेस में एंगेज होते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग कौन करता है? कर्ता। हेड कौन है? कर्ता, तो वही डिसीजन मेकिंग करते हैं। हु डज द डिसीजन मेकिंग इन जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस? कर्ता। नेक्स्ट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है वो चेंज होते रहता है। इट कंटिन्यूसली कीप्स ऑन चेंजिंग। सर चेंजिंग क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ बर्थ और डेथ पे डिपेंड करता है मेंबरशिप। देखो, प्रॉफिट जो होगा मेंबर्स में डिवाइड होगा। अब मेंबरशिप किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स अपॉन द बर्थ एंड डेथ इन द फैमिली। इसलिए प्रॉफिट शेयरिंग जो है वो कीप्स ऑन चेंजिंग। लायबिलिटी। लायबिलिटी वापस से ध्यान देना, लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? लायबिलिटी का मतलब होता है कितनी जवाबदारी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब इस केस में जो करता है उसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड, मतलब कुछ भी अगर जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस गलत करती है या लोन लिया है और चुका नहीं पा रही है, ठीक है, लोन लिया है और चुका नहीं पा रही है, तो इन दैट केस कर्ता के पर्सनल असेट्स भी गिरवी रख सकते हैं। जो भी कर्ता के पर्सनल असेट है वो भी हम बेच के पैसा वसूल कर सकते हैं। लेकिन जो को पार्टनर होते हैं, को पार्टनर मतलब अदर मेंबर्स, हेड के अलावा अदर मेंबर जो भी है उनकी लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड। उनकी लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड। सर लिमिटेड का मतलब यहाँ पे जो पर्सनल असेट होते हैं, जो पर्सनल असेट होंगे को पार्टनर्स के, मतलब घड़ी, महंगी घड़ी है सपोज, या फिर महंगा मोबाइल है, तो वो सब हम बेच के पैसा वसूल नहीं कर सकते। लेकिन कर्ता के पास अगर महंगा मोबाइल है तो वो बेच के हम पैसा वसूल कर सकते हैं, क्योंकि उसकी लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड। कर्ता की लायबिलिटी अनलिमिटेड है एंड को पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है। सो दिस वॉज अबाउट जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। आई होप आपको जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस समझा रहेगा। अभी तक हम लोगों ने सोल ट्रेडिंग कंसर्न खत्म किया है और जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस किया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म में क्या हुआ? अब ध्यान देना, अब क्या हुआ? मुरुगन के बाद कौन आया था? मुथु और स्वामी। अब क्या हुआ? मुरुगन जी तो चले गए, मुरुगन जी चले गए, अब रहा कौन? मुथु और स्वामी। मुथु और स्वामी जो है वो मुरुगन जनरल स्टोर का काम कर करके बोर हो गए थे, तो उन्होंने विचार किया कि अब हम मुरुगन जनरल स्टोर को, एक किराने की दुकान को डिपार्टमेंटल स्टोर बनाते हैं। मतलब अच्छा सा पूरा कंप्यूटर वम्प्यूटर डालते हैं, एसी वगैरह डालते हैं और अच्छा सा थोड़ा सा एक स्टोर बनाते हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर बनाते हैं। लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए? पैसे चाहिए, बराबर है कि नहीं? वो स्टोर बनाने के हमें चाहिए पैसे, कंप्यूटर लगाना है, एसी लगाना है, बराबर है कि नहीं? पूरा रिनोवेशन करना है तो पैसे चाहिए, और पैसे तो मुथु और स्वामी के पास नहीं थे। इसीलिए उन्होंने क्या किया? एक और पर्सन को ढूंढा, दैट इज अन्ना। मुथु स्वामी ने किसको ढूंढा? अन्ना को। अन्ना को ढूंढा और उन तीनों ने मिलकर क्या किया? पार्टनरशिप किया। इन तीनों ने मिलकर क्या किया? पार्टनरशिप किया और दुकान का नाम रखा MSA डिपार्टमेंटल स्टोर्स। MSA डिपार्टमेंटल स्टोर्स। इन तीनों के बीच में एक अग्रीमेंट बना, मुथु स्वामी और अन्ना के बीच में एक अग्रीमेंट बनाया कि हम तीनों मिलकर ये बिजनेस कर रहे हैं, इससे जो प्रॉफिट होगा वो हम एक दूसरे में बांटेंगे, ठीक है। सर अभी पार्टनरशिप के फीचर्स क्या है? पार्टनरशिप जो बिजनेस है उसके फीचर्स क्या है? उस क्या सर उसकी कोई गवर्निंग एक्ट है? कोई एक्ट है सर? यस, एक्ट है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। कोई एक्ट है? यस, एक्ट है। कौन सा? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सर क्या रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है? कंपलसरी इन महाराष्ट्र।
महाराष्ट्र में अगर आप पार्टनरशिप फर्म खोल रहे हो, अगर आप पार्टनरशिप की बिजनेस स्टार्ट करने वाले हो, तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। सर कोई एग्रीमेंट बनाना पड़ता है? यस, एग्रीमेंट भी बनाना पड़ता है। एग्रीमेंट किसके बीच में बनेगा? जो पार्टनर्स हैं उन सबके बीच में एग्रीमेंट होगा, उसे हम कहेंगे क्या? पार्टनरशिप डीड। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ध्यान में रखना, पार्टनरशिप करने के लिए मिनिमम 2 लोग चाहिए, मिनिमम 2 लोग तो चाहिए, ठीक है? मिनिमम 2 या 2 से ज़्यादा, बट 2 से कम पार्टनरशिप पॉसिबल ही नहीं है। सो इन विच केस कैपिटल से कैपिटल कौन कंट्रीब्यूट करेगा? कैपिटल कंट्रीब्यूट कौन करता है? पार्टनर्स। जो लोग मिलके बिजनेस करने आ रहे हैं वो सब लोग कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब कैपिटल देंगे। अब मेंबरशिप मैंने जैसे बताया आपको, मिनिमम कितना चाहिए? 2 लोग तो मिनिमम होने चाहिए। ओके, मैक्सिमम कितना बोला गया है? 50। मैक्सिमम कितना बोला गया है? 50 लोग, ठीक है? सबसे इंपॉर्टेंट, मेंबर यानी ओनर्स, बराबर है? तो जो मेंबर्स है या जो ओनर्स है यहाँ पे, उसको हम क्या कहेंगे? पार्टनर्स। जो मेंबर है या जो ओनर है उसको हम क्या कहेंगे? पार्टनर्स। मतलब मुथुस्वामी और अन्ना तीनों पार्टनर्स है, ये तीनों क्या हो गए? पार्टनर्स हो गए। समझ रहे आपको? ये तीनों मैं जो इशारा कर रहा हूँ वो पार्टनर्स हैं। इन विच केस मूविंग फॉरवर्ड, अब जो बिजनेस है, बिजनेस, मुथुस्वामी अन्ना जो है वो लोग क्या है? पार्टनर्स। अब जो बिजनेस है दैट इज ध्यान देना, ये MSA डिपार्टमेंट स्टोर, MSA डिपार्टमेंट स्टोर जो है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं फर्म। उसे क्या कहते हैं? फर्म। उसे कहते हैं फर्म। यानी ओनर्स को, मेंबर्स को क्या कहेंगे हम लोग? मेंबर्स को हम लोग कहेंगे पार्टनर्स, एंड ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग क्या कहेंगे? फर्म। नेक्स्ट पॉइंट, डिसीजन मेकिंग। सर डिसीजन मेकिंग कौन करेगा? हु विल टेक द डिसीजंस इन द फर्म? क्लियर है? ऑर्गेनाइजेशन को फर्म कहते हैं। तो हु विल टेक डिसीजंस इन द फर्म? डिसीजन सब पार्टनर्स मिलके रहेंगे, जितने भी पार्टनर्स हैं सब मिलके डिसीजन लेंगे, बिकॉज दे ऑल आर जॉइंट ओनर्स एंड दे ऑल आर जॉइंट मैनेजर्स। दे ऑल आर जॉइंट ओनर्स एंड दे ऑल आर जॉइंट मैनेजर्स। प्रॉफिट शेयरिंग। सब प्रॉफिट शेयरिंग कैसे होगा? तो वो हमने ऊपर जो डीड बनाई थी, पार्टनरशिप डीड बनाई थी, इफ़ यू हैव नोटिस्ड, यहाँ पे हमने एक डीड का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। ये जो डीड बनाई थी, इस डीड के अंदर हम लोग प्रॉफिट शेयरिंग के बारे में भी लिखते हैं कि क्या रेशियो रहेगा। अग्रीड रेशियो मतलब डिसाइडेड रेशियो, अग्रीड रेशियो मतलब डिसाइडेड रेशियो, और वो जो डिसाइडेड रेशियो रहेगा, जो माना हुआ रेशियो रहेगा, वो पार्टनरशिप डीड में हम लोगों ने मेंशन किया रहेगा, दैट इज अग्रीमेंट में मेंशन किया रहेगा। मूविंग फॉरवर्ड, लायबिलिटी। अब पार्टनर्स की जो लायबिलिटी रहती है वो कैसी होती है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड मतलब सर, अगर पार्टनरशिप फर्म यानी कि MSA डिपार्टमेंट स्टोर ने अगर कोई लोन लिया है और उस लोन को चुका नहीं पा रहे हैं, ठीक है, तो हम पार्टनर्स के पर्सनल एसेट यानी कि मुथुस्वामी और अन्ना के जो पर्सनल असेट्स है उसको भी बेच के हम लोन चुका सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट लायबिलिटी कैसी है? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? एकदम सिंपल वर्ड्स में, कि पार्टनर्स के पर्सनल असेट्स भी यूज किए जा सकते हैं बिजनेस का लोन चुकाने के लिए, या फिर क्रेडिटर्स का पेमेंट करने के लिए। क्रेडिटर्स माने क्या होता है? जिससे पैसे या जिससे गुड्स उधार लिए हुए हैं, पैसे या गुड्स उधार लिए हुए, उनके पैसे चुकाने के लिए पार्टनर्स का पर्सनल असेट भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इन विच केस सर, क्या सेपरेट लीगल एंटिटी होती है? क्या एक सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता है? नो। मतलब पार्टनर्स और फर्म दोनों को एक ही माना जाएगा, दोनों अलग अलग नहीं है। अगर फर्म ने कोई लोन वगैरह लिया है तो दैट इज एज गुड एज पार्टनर्स ने लिया है। इन विच केस रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर, मतलब मुथुस्वामी और अन्ना तीनों में से किसी ने ये सोचा कि मैं बिजनेस छोड़ के जाता हूँ, मतलब मेरे को मन नहीं है, आई वॉन्ट टू गो, तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नो। मतलब मुथुस्वामी अन्ना बोलता है मैं ना विजय को मेरा जो प्रॉफिट था या जो भी मेरा जो हिस्सा था वो मैं किसको दूंगा? विजय को दूंगा। अन्ना बोलता है मैं विजय को दे दूंगा। ऐसा नहीं चलेगा। मतलब आपके ऊपर रेस्ट्रिक्शन है या नहीं है? यस, रेस्ट्रिक्शन है। सर रेस्ट्रिक्शन क्या रहेगी? रेस्ट्रिक्शन ये है कि यू हैव टू टेक द कॉन्सेंट, आपको दूसरे पार्टनर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी अपना हिस्सा बेचने के पहले। अगर अन्ना को अपना, मुथुस्वामी अन्ना जो 3 पार्टनर्स थे उसमें से अन्ना को अगर अपना शेयर बेचना है, अपना हिस्सा किसी और को देना है, तो पहले मुथु और स्वामी से परमिशन लेनी पड़ेगी, उनकी आज्ञा लेनी पड़ेगी। कंसेंट का मतलब होता है परमिशन। सो दिस वॉज ऑल अबाउट व्हाट? पार्टनरशिप। दिस वॉज ऑल अबाउट पार्टनरशिप। आई होप आपको पार्टनरशिप के जो भी फीचर्स थे वो अच्छे से समझे हो।
In which case, moving forward to the next point, that is limited liability partnership. Limited liability partnership. अब कैसा हो रहा था 2008 के पहले हिंदुस्तान में, 2008 के पहले पार्टनरशिप एक्ट थी और उसके बाद सीधा कंपनीज एक्ट था। पार्टनरशिप एक्ट थी और कंपनीज एक्ट था, जॉइंट स्टॉक कंपनी की कंसेप्ट थे। लेकिन उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था। मतलब क्या बोलते हैं कि दोनों के बीच में बहुत बड़ा डिफरेंस था, बहुत बड़ा गैप था। उस गैप को फुलफिल करने के लिए 2008 में गवर्नमेंट ने नया कॉन्सेप्ट लाया एलएलपी का, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप का। अब देखो, अगर आपको थोड़ा सा भी समझा रहेगा, नाम में मतलब है, इसके नाम में मतलब है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। मतलब सर ये है तो पार्टनरशिप की जैसे ही, यस पार्टनरशिप की तरह ही है, लेकिन लायबिलिटी जो पार्टनरशिप में थी वो कैसी थी? अनलिमिटेड। लायबिलिटी जो पार्टनरशिप में थी वो थी कैसी? अनलिमिटेड। लेकिन यहाँ पे जो लायबिलिटी होगी वो कैसी होगी? लिमिटेड। मतलब इन शॉर्ट जो पार्टनर्स रहेंगे उनके पर्सनल असेट्स पे कोई आंच नहीं आएगी। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में जो पार्टनर्स रहेंगे उनके पर्सनल असेट्स पे कोई भी आंच नहीं आएगी, उनके पर्सनल असेट्स को कोई हाथ नहीं लगाएगा, क्योंकि लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड है। इन विच केस पार्टनर्स के बारे में मैंने क्या बताया आपको? पार्टनर्स की लायबिलिटी कैसी होगी? लिमिटेड रहेगी। अब इसके फीचर्स क्या है? सर क्या कोई गवर्निंग एक्ट है? क्या कोई एक्ट है लिमिटेड लायबिलिटी के लिए? यस, देयर इज अ एक्ट, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008। इसके लिए कानून अलग से बनाया गया है, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। अब सर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है? यस, रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। सर एग्रीमेंट होगा जरूरी? यस, एग्रीमेंट भी होगा, और उसे हम क्या बोलेंगे? एलएलपी एग्रीमेंट। उसे हम क्या कहेंगे? एलएलपी एग्रीमेंट। सर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, कैपिटल कंट्रीब्यूशन के लिए क्या बोला गया है कि कोई मिनिमम कंट्रीब्यूशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। मतलब कोई भी पार्टनर को मिनिमम इतना पैसा देना पड़ेगा, ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा। ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा, आपकी इच्छा। अगर आपको पार्टनर बनना है तो आपकी इच्छा, आपको जितना पैसा देना है आप दे सकते हो। इन विच केस मेंबरशिप के बारे में क्या बोला है? मेंबरशिप के बारे में बोला है मिनिमम 2 लोग तो लगेंगे। देखो मैंने क्या बताया, पार्टनरशिप है तो मिनिमम 2 लोग तो लगने ही वाले, 2 के बिना तो पार्टनरशिप पॉसिबल ही नहीं है। और मैक्सिमम लिमिट क्या दी गई है? मैक्सिमम लिमिट दी गई है अनलिमिटेड। मैक्सिमम लिमिट दी गई है अनलिमिटेड। जबकि पार्टनरशिप में जो मैक्सिमम लिमिट थी वो कितनी थी? पार्टनरशिप में मैक्सिमम लिमिट थी वो 50 की थी, बरोबर है। लेकिन यहाँ पे जो मैक्सिमम लिमिट मेंबरशिप, कितने ओनर्स होंगे, तो मतलब कितना बोला गया है? अनलिमिटेड। इन विच केस लायबिलिटी, लायबिलिटी जो है, लायबिलिटी कितनी रहेगी? लायबिलिटी लिमिटेड रहेगी। कितनी रहेगी? लिमिटेड रहेगी। और लिमिटेड कितना? उनका शेयर जो मेंशन किया है अग्रीमेंट में उतनी ही लिमिटेड। मतलब एलएलपी एग्रीमेंट में लिखा हुआ रहेगा कि कितना लायबिलिटी है पार्टनर्स का। इन विच केस सर क्या इनको सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता है? यस, इनको सेपरेट लीगल स्टेटस मिलता है। मतलब एलएलपी इज डिफरेंट फ्रॉम द पार्टनर्स। पार्टनर्स ने अगर कोई लोन लिया है इसका मतलब ये नहीं कि एलएलपी ने भी लोन लिया है। इन विच केस दोनों अलग होते हैं। एलएलपी और पार्टनर्स को हम दोनों अलग अलग पर्सन माने जाएंगे, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट क्या बोला गया है, अगर एलएलपी कोई लोन लेता है उसके लिए पार्टनर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और पार्टनर ने अगर कोई लोन लिया उसके लिए एलएलपी रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दोनों अलग इंडिविजुअल माने जाएंगे। इन विच केस नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रेस्ट्रिक्शन ऑन ज्वाइनिंग और लिविंग। क्या कोई रेस्ट्रिक्शन है ज्वाइन और लीव होने मतलब एलएलपी ज्वाइन करने के लिए और छोड़ने के लिए? नो, आप बिंदास जब चाहे आप ज्वाइन करो या आप छोड़ो, आपकी इच्छा। फॉर्मेशन इजी है और डबल टैक्सेशन अवॉइड करता है। यहाँ पे डबल टैक्स नहीं लगता है, मतलब जो पार्टनर्स को प्रॉफिट मिलता है उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, ठीक है। दिस वॉज ऑल अबाउट एलएलपी। ओके स्टूडेंट, सो अभी हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी जो होता है इट इज़ नथिंग बट जहाँ पे हम रहते हैं, हम जो अपार्टमेंट में रहते हैं, दैट इज कोऑपरेटिव सोसाइटी। वो क्या होता है कि यहाँ पे वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन। वॉलेंट्री मतलब क्या होता है? खुद से लोग मिलकर संस्था बनाते हैं। खुद से लोग मिलकर क्या करते हैं? संस्था बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि अचीव करते हैं इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव, टू अचीव द इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। अब इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव क्या है? जैसे कि हमारे बिल्डिंग में जो फंक्शंस होते हैं वो हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। वहाँ पे हमारा कोई प्रॉफिट का मकसद नहीं होता है। हम जो कल्चरल फंड्स लेते हैं, या हम जो 31st के लिए फंड्स लेते हैं, या कोई भी फंक्शन, सत्यनारायण की पूजा करनी है, रिपब्लिक डे के फंड्स लेते हैं, तो वो सब जो होता है वो हमारा इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है। मतलब क्या कि सर्विस प्रोवाइड करना है मेंबर्स को, सर्विस प्रोवाइड करना है मेंबर्स को। इन विच केस क्या फीचर्स क्या है सर? सोसाइटी के फीचर्स क्या है? कोई गवर्निंग एक्ट है? क्या कोई एक्ट है सोसाइटी के लिए? यस, हर स्टेट की अपनी खुद की सोसाइटी की एक्ट है। जैसे कि महाराष्ट्र की एक्ट कौन सी है? महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960।
महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1960। ये जो एक्ट है ये अलग से बनाई गई है सोसाइटी को गवर्न करने के लिए, मतलब सोसाइटी का ध्यान रखने के लिए, मतलब सोसाइटी के जो भी रूल्स है वो उस कानून में लिखे गए हैं। इन विच केस क्या रजिस्ट्रेशन जरूरी है सर सोसाइटी के लिए? येस इट इज कंपलसरी। महाराष्ट्र के अंदर तो सोसाइटी को रजिस्टर करना जरूरी है एंड इन आई गेस एवरी स्टेट, मोस्टली एवरी स्टेट में रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। मेंबरशिप इज ओपन टू ऑल। देखो जैसे मैंने बोला इट इज अ वॉलेंट्री एसोसिएशन, मतलब वॉलेंट्री मतलब कोई भी अपनी इच्छा से मेंबर बन सकता है। तो मेंबरशिप जो है वो ओपन टू ऑल है। मिनिमम मेंबर कितने चाहिए सोसाइटी के लिए? 10। और मैक्सिमम कितने चाहिए? नो लिमिट, मतलब जितना उस सोसाइटी की कैपेसिटी है उतने मैक्सिमम मेंबर बन सकते हैं। एग्जैक्टली सोसाइटी में अगर 50 फ्लैट है तो 50 मेंबर ही बनेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 100 बन जाएंगे अगर जॉइंट मेंबरशिप ली तो। इन विच केस मेंबरशिप की मिनिमम कितनी चाहिए? 10 और मैक्सिमम नो लिमिट, लिमिट कोई दी नहीं गई है। डिसीजन कौन लेता है सोसाइटी के अंदर? सोसाइटी के अंदर एक कमेटी होती है, वो डिसीजन लेती है, मैनेजमेंट कमेटी कहते हैं उसे। और सोसाइटी के अंदर जो डिसीजन मेकिंग का जो प्रोसेस होता है वो डेमोक्रेटिक होता है। कैसा होता है? डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक का अर्थ क्या होता है कि मतलब जितने मेंबर्स उतना वोट, हर मेंबर को एक वोट करने मिलेगा। तो हर एक पर्सन का ओपिनियन लिया जाएगा। जैसे हमारे देश में जो है वो क्या है? लोकतंत्र, दैट इज डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? 1 मेंबर 1 वोट, जितने मेंबर है उतना वोट मिलेगा। ठीक है, उतने ही वोट रहेंगे। ठीक है, इन विच केस नेक्स्ट क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग। क्या कोई प्रॉफिट शेयरिंग होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमारा मकसद प्रॉफिट का है ही नहीं। हमारा मकसद क्या है? सर्विस प्रोवाइड करना। जो मेंबर्स रहते हैं सोसाइटी के अंदर उनको सर्विस देना। तो यहाँ का एम क्या है? नॉट प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ओनली टू प्रोवाइड सर्विस। ओके, इन विच केस लायबिलिटी कैसी रहेगी? लिमिटेड रहेगी। लायबिलिटी कैसी रहेगी? लिमिटेड रहेगी। मतलब अगर सोसाइटी ने अगर कोई लोन लिया है, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने अगर कोई लोन लिया है कोई बैंक से, सर क्यों लेगी कोऑपरेटिव सोसाइटी लोन? अरे बाबा डेवलपमेंट करने के लिए, मतलब कलर का काम करना है वापस से, या सोसाइटी में नया गेट बनाना है, सोसाइटी में सीसीटीवी कैमरा लगाने हैं। सो अगर उस सब के लिए अगर सोसाइटी ने लोन लिया है तो उसके लिए मेंबर्स का जो पर्सनल असेट है दैट विल नॉट बी रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड। इसीलिए मेंबर्स के पर्सनल असेट क्या है? पर्सनल असेट को आँच नहीं आएगी। लायबिलिटी कैसी है? लिमिटेड, इसलिए मेंबर्स के पर्सनल असेट को हाथ लगाना अलाउड नहीं है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड। सर क्या कोई सेपरेट लीगल स्टेटस है? यस, सेपरेट लीगल स्टेटस है। यस, क्योंकि मेंबर अलग और मेंबर इज डिफरेंट देन द सोसाइटी। सोसाइटी एक अलग पर्सन मानी जाएगी और मेंबर को एक अलग पर्सन माना जाएगा। सोसाइटी ने जो भी अगर लोन वगैरह लिया या कोई भी ट्रांजैक्शन सोसाइटी ने किया है तो उसके लिए मेंबर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। और अगर मेंबर ने कोई लोन वगैरह लिया है या मेंबर ने कोई ट्रांजैक्शन किया है या मेंबर ने कोई गलत काम किया है तो उसके लिए सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो दोनों अलग अलग पर्सन माने जाएंगे। सेपरेट लीगल स्टेटस का मतलब होता है कि दोनों अलग अलग पर्सन माने जाएंगे। इन विच केस गवर्नमेंट कंट्रोल होता है कि नहीं? यस होता है ना, कानून बनाया हुआ है तो गवर्नमेंट का कंट्रोल तो होगा ही। ठीक है, सो इन विच केस दिस वॉज ऑल अबाउट सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी। मूविंग फॉरवर्ड, अभी आप जरा स्क्रीन पे ध्यान देना। क्या हुआ? मुथु, स्वामी, अन्ना, ये 3 जन थे, बराबर है। इन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म की थी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? पार्टनरशिप फॉर्म करने के बाद क्या हुआ? 5 साल गुजर गए। 5 साल गुजर गए। अब ये लोग बोलते हैं कि अपना जो MSA जो डिपार्टमेंटल स्टोर था, अब हमें वो पूरे के पूरे भारत में खोलना है। मतलब एक स्टोर मुझे हर स्टेट में खोलना है। मतलब मुझे पूरे भारत में मेरे डिपार्टमेंटल स्टोर्स खोलने हैं, लाइक डी मार्ट। यू कैन अंडरस्टैंड, लाइक डी मार्ट। तो अब क्या हुआ? इनको एक्सपांड करने का मन हुआ। अब एक्सपांड करने के लिए हमें क्या चाहिए? मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी, हमें जगह लगेगी, दैट इज़ लैंड लगेगा, हमें टेक्नोलॉजी लगेगी ज़्यादा। मतलब इन शॉर्ट हमें इन सब चीज़ के लिए क्या लगेगा? हमें क्या लगेगा? ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी, हमें बहुत सारा पैसा लगेगा। बट क्या ये तीनों मिलके इतना पैसा जमा कर सकते हैं? क्या मुथु, स्वामी और अन्ना मिलके इतना पैसा जमा कर सकते हैं? नहीं, ये लोग नहीं कर सकते। दैट इज सोल ट्रेडिंग कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म और जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस, ये तीनों जो बिजनेस फॉर्म ऑफ बिजनेस जो थे, ये तीनों मिलके इस अमाउंट को नहीं फुलफिल कर पाएंगे। इसीलिए नया एक फॉर्म आया, कौन सा? जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्या आया? एक नया फॉर्म ऑफ बिजनेस आया, दैट इज जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है? मुथु, स्वामी और अन्ना ने क्या किया? अपने इस बिजनेस को रजिस्टर करवा दिया। इस बिजनेस को रजिस्टर करवाया, एज ए नेम क्या किया? MSA मार्ट लिमिटेड। MSA मार्ट लिमिटेड। और ये क्या बन गया? रजिस्टर। सर रजिस्टर कहाँ पे करवाया? रजिस्टर करवाया कंपनीज एक्ट 2013 में।
उन्होंने कंपनीज एक्ट में उन्होंने अपने आप को रजिस्टर करवाया और वो क्या बन गई, कंपनी, MSA मार्ट लिमिटेड कंपनी बन गई। अब उन्होंने क्या किया, इस कंपनी को रजिस्टर तो कर दिया। अब हमारा मकसद पूरा हुआ, हमारा मकसद तो पूरा नहीं हुआ। हमारा मकसद क्या था, पैसा, हमें पैसा चाहिए। तो पैसे के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन लोगों को यहाँ पे आप कुछ लोग देख पा रहे हो, इन लोगों को इन्होंने अप्रोच किया और इनको कहा कि आप हमें पैसा दीजिए। आप देख रहे हो, इनको कहा कि आप हमें पैसा दीजिए, मैं तुम्हें मेरी कंपनी का शेयर दूंगा। आप लोग हमें पैसा दीजिए, मैं तुम्हें बदले में मेरी कंपनी का शेयर दूंगा। शेयर दूंगा मतलब क्या होता है, हिस्सा दूंगा, मेरे कंपनी का हिस्सा दूंगा। आप मेरे कंपनी में पैसे दोगे, आप मेरे कंपनी के मालिक बन जाओगे। समझ रहे हैं। सो ये लोग ने क्या किया, ये लोगों ने मुत्तुस्वामी और अन्ना की कंपनी में पैसा डाला। ठीक है, पैसा डाला और उनके शेयर्स खरीदे। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब देखो जो पैसा आ रहा है वो कैसे आ रहा है, शेयर्स बेच के। जो पैसा आ रहा है बिजनेस के अंदर वो कैसे आ रहा है, शेयर्स बेच के। तो उस पैसे को हम क्या कहेंगे, शेयर कैपिटल। उसको हम क्या कहेंगे, शेयर कैपिटल। शेयर्स बेच के पैसा आया, ओके, तो उसको हम शेयर कैपिटल कहेंगे। ठीक है, अब क्या होता है, अब इन्होंने पैसे तो लिए, ये पैसे इन्होंने क्यों लिए, बिजनेस करने के लिए, बराबर है कि नहीं। बिजनेस करके क्या होगा, कंपनी प्रॉफिट कमाएगी। सपोज कंपनी ने X रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया, उसमें से कंपनी ने क्या किया, इस X रुपीज़ में से सपोज Y रुपीज़ दिया, किसको, इन लोगों को दिया। एक X रुपीज़ का प्रॉफिट कमाया, उसमें से X में से Y रुपीज़ किसको दिया, इन लोगों को दिया। अब जो पैसा इन लोगों को दिया है उसे हम क्या कहेंगे, डिविडेंड। प्रॉफिट का जो हिस्सा हम किसको दे रहे हैं, उन लोगों को दे रहे हैं जिसने हमारे कंपनी में इन्वेस्ट किया। अब इन लोगों को क्या कहा जाएगा, मेंबर या बोलो या ओनर। ये लोग मेंबर या ओनर, जो पैसा डालता है वो ओनर बनता है ना बाबा, वही ओनर कहलाता है। तो इन्होंने पैसा डाला है बिजनेस में, तो ये लोग मेंबर या ओनर, जिसको कंपनी की भाषा में क्या कहते हैं, शेयर होल्डर। कंपनी लॉ में क्या कहते हैं, शेयर होल्डर। तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग शेयर होल्डर के पास से पैसा लेके बिजनेस करेंगे। उससे जो प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट में से एक हिस्सा किसको देंगे, शेयर होल्डर को देंगे, जिसे डिविडेंड कहा जाएगा। आई होप आपको पूरे स्क्रीन पे जो दिखाया गया है वो आपको समझ में आ रहा है। अब जो शेयर होल्डर होते हैं वो थोड़ी ना सब एक ही जगह पे रहते हैं। अब हम जो बिज़नेस खोलने वाले हैं, हम जो बिज़नेस स्टार्ट करने वाले, दैट इज़ मुत्तुस्वामी अन्ना जो बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं, कौन सा बिज़नेस, MSA मार्ट लिमिटेड की कंपनी जो उन्होंने स्टार्ट की है, क्या वो एक ही जगह पे होने वाली है, नहीं, वो तो पूरे भारत में अलग अलग जगह पे होने वाली है। तो जो शेयर होल्डर रहेगा, क्या वो एक ही जगह पे रहने वाला है, नहीं, वो भी अलग अलग जगह पे रहने वाला है। तो सर क्या जो शेयर होल्डर्स है, मतलब जो पैसा डाल रहे कंपनी के अंदर, क्या वो लोग आएंगे कंपनी को चलाने के लिए, नहीं बाबा, वो लोग तो अपना अपना काम करते हैं। कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, सब अलग अलग प्रकार के अपना अपना काम करते हैं। सो इन विच केस क्या वो लोग कंपनी चलाने आएंगे, नहीं, उनको डिपार्टमेंटल स्टोर में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उनको तो क्या चाहिए, उनको चाहिए प्रॉफिट में से हिस्सा। समझ रहा है कि नहीं। सो इन विच केस वो लोग क्या करेंगे, वो लोग अपॉइंट करेंगे एक रिप्रेजेंटेटिव, जो क्या करेगा, डे टू डे एक्टिविटी ऑफ बिजनेस का ध्यान रखेगा। शेयर होल्डर्स क्या करेंगे, वो कंपनी में एक अपना रिप्रेजेंटेटिव, एक ऐसा व्यक्ति जो उनको रिप्रेजेंट करता है, मतलब शेयर होल्डर्स के बदले में जो काम करने वाला है, उसको अपॉइंट करेंगे, जो डे टू डे बिजनेस एक्टिविटी का ध्यान रखेगा। और उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। उसको क्या कहते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये जो डायरेक्टर्स जो होते हैं, ये कंपनी के अंदर पूरा मैनेजमेंट करते हैं। पूरा मैनेजमेंट मतलब कंपनी का जो भी डिसीजन रहेगा वो डायरेक्टर्स लेते हैं एंड शेयर होल्डर्स भी लेते हैं। बट मेनली जो मेन डिसीजन होता है वो डायरेक्टर्स पहले डिसाइड करेंगे और फिर शेयर होल्डर का परमिशन लेंगे। मतलब इन शॉर्ट कंपनी का मैनेजमेंट किसके हाथ में होता है, डायरेक्टर्स के हाथ में होता है। बट ओनर कौन है, शेयर होल्डर्स। ओनर कौन होगा, शेयर होल्डर्स। इन विच केस कंपनी के फीचर्स क्या है, वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब क्या होता है कि यह अपनी मर्जी से कोई भी कंपनी का मेंबर बन सकता है। कंपनी का मेंबर बनने के बाद कंपनी छोड़ के जा भी सकता है। मतलब अगर आपने किसी कंपनी में पैसे डाले और आप शेयर होल्डर बने, तो आप जब चाहो तब आप उस कंपनी के शेयर्स बेच के आप मेंबरशिप छोड़ सकते हो। लेकिन कभी कभी हर एक कंपनी में ऐसा अलाउड नहीं होता है। आपको AOA मतलब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, औवा, मैं उसको औवा बोलूँगा, AOA दैट इज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। हर कंपनी का अलग अलग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, तो आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा।
वॉलंटरी एसोसिएशन का मतलब सिंपल मतलब क्या होता है कि यू कैन बी एनीवन कैन बी द मेंबर ऑफ अ कंपनी एट हिज ओन विश, अपनी इच्छा से। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन, जॉइंट स्टॉक कंपनी। एक कंपनी कब जन्म होती है? एक कंपनी तब जन्म होती है जब वो अपने आप को रजिस्टर करती है किसके अंदर? कंपनीज एक्ट के अंदर। एक कंपनी कब बनती है? जब वो अपने आप को रजिस्टर करती है कंपनीज एक्ट के अंदर। ओके। इन विच केस, नेक्स्ट पॉइंट, जब तक कोई भी बिजनेस कंपनीज एक्ट के अंदर रजिस्टर्ड नहीं होता है तो उसे हम कंपनी नहीं बोलेंगे। मतलब इन शॉर्ट, किसी भी बिजनेस को कंपनीज जॉइंट स्टॉक कंपनी कहलाने के लिए पहले उसे अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा इनटू कंपनीज एक्ट। ठीक है सर, क्या सेपरेट लीगल एंटिटी है? यस। कंपनी इज डिफरेंट फ्रॉम द मेंबर्स, मतलब मेंबर्स अलग, कंपनी अलग। कंपनी ने कोई भी लोन लिया उसके लिए मेंबर रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, और मेंबर ने अगर कोई भी कांड किया या कोई भी मस्ती की या कोई भी लोन लिया चुका नहीं पाया तो उसके लिए कंपनी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो यहाँ पे सेपरेट लीगल स्टेटस है या नहीं है, मतलब दोनों अलग अलग है। आर्टिफिशियल पर्सन, सर ये कंपनी जो होती है ना, ये किसने क्रिएट किया है? लॉ। कानून के आंखों में, लॉ मतलब कानून, कानून के आंखों में कंपनी जो है वो एक इंसान है, लेकिन कैसा है इंसान? आर्टिफिशियल पर्सन। असली इंसान नहीं, लेकिन नकली इंसान, आर्टिफिशियल पर्सन। सर पर्सन क्यों कहते हैं? क्योंकि कंपनी जो होती है ना वो इंसानों वाले कुछ रोल प्ले करती है। जैसे कि वो उसके पास कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर होने का राइट है, असेट बेचने का राइट है, अपॉइंट एम्प्लॉय को काम के लिए लोगों को अपॉइंट करने के लिए भी राइट है उसके पास। सो ये सब जो काम है वो एक इंसान करता है। बट यहाँ पे कंपनी क्या करती है? आप अगर कोई कंपनी में जॉब के लिए जाओगे तो आपको कंपनी के नाम से कॉन्ट्रैक्ट आएगा, ऑफर लेटर आएगा, मतलब कंपनी ने आपको जॉब के लिए अपॉइंट किया है। सो इसीलिए कंपनी जो है वो आर्टिफिशियल पर्सन मानी जाती है। कंपनी कानून की आंखों में एक इंसान है, इसीलिए तो कहा गया है कि मेंबर अलग और कंपनी अलग। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या? कंपनी एक ऐसा टाइप का बिजनेस है जो चलते ही जाएगा। अगर मेंबर या डायरेक्टर कोई भी हो, अगर वो लोग कोई चला गया, या फिर मेंबर या डायरेक्टर इंसॉल्वेंट मतलब कंगाल हो गया, या फिर मेंबर या डायरेक्टर जो है वो यू कैन से ये रिटायर हो गया, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंपनी चलते जाएगी। एग्जाम्पल धीरूभाई अंबानी तो चले गए, लेकिन कंपनी आज भी चल रही है, रिलायंस। ठीक है। रतन टाटा ने तो डायरेक्टर सब छोड़ दिया, लेकिन आज भी टाटा की जो कंपनी है वो चल रही है। सो इनका जो है वो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या होता है? कंपनी एक ऐसा फॉर्म ऑफ बिजनेस है जो चलते ही जाएगा। किसी के भी मरने से या किसी के भी रिटायर होने से या किसी की डेथ, इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंसी मतलब अगर कंगाल हो गया, दिवाला निकलता है ना, अगर किसी भी पर्सन का दिवाला निकल गया उससे कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉमन सेल का सिंपल मतलब होता है स्टैम्प। कॉमन सेल का सिंपल मतलब क्या होता है? स्टैम्प। सर कंपनी जो होती है वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, बराबर है। वो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करती है, तो साइन कैसे करेगी? साइन तो नहीं कर पाएगी क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन है। तो इसीलिए उनके लिए एक डिवाइस बनाया गया, वो डिवाइस का नाम क्या है? कॉमन सेल जब मारते हैं, और कॉमन सेल जब अपन कोई भी कॉन्ट्रैक्ट है या कोई भी पेपर पे अटैच करते हैं, उसके नीचे 2 डायरेक्टर की साइन होती है और एक सेक्रेटरी की भी साइन होती है। किस लिए? क्रॉस चेक करने के लिए, विटनेस करने के लिए। ठीक है। सो इन शॉर्ट, कंपनी कॉमन सेल लगाती है कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के टाइम पे, इंस्टेड ऑफ सिग्नेचर। ठीक है। लायबिलिटी, सर लायबिलिटी कैसी होती है? लायबिलिटी यहाँ पे शेयर होल्डर दैट इज मेंबर की लायबिलिटी कैसी होगी? लिमिटेड। मतलब अगर कंपनी ने कोई भी उधार लिया है और उसे चुका नहीं पा रही है तो मेंबर का पर्सनल असेट को हम टच नहीं करेंगे, मेंबर की लायबिलिटी कैसे होगी? लिमिटेड। सर लिमिट कितना? उन्होंने जितने शेयर्स लिए हैं उन पे कितना पैसा देना बाकी है। अगर सपोज किसी पर्सन ने कंपनी के 10 शेयर लिए हैं और एक शेयर की कीमत है 10 रुपया, तो कितना पैसा देना चाहिए उसने? 100 रुपीज़, बराबर कि नहीं? 10 शेयर का 10 रुपया के अनुसार कितना होता है? 100 रुपया होता है। अगर शेयर होल्डर ने 80 रुपीज़ ही दी है अभी तक, तो उसकी लायबिलिटी कितनी मानी जाएगी? 20 रुपये की लायबिलिटी, क्योंकि 20 रुपया पेंडिंग है।
ठीक है। इन विच केस सेग्रीगेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट, सेग्रीगेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट मतलब ओनर इज डिफरेंट, ओनर तो शेयर होल्डर है, बराबर है कि नहीं, लेकिन मैनेजमेंट किसके हाथ में है, डायरेक्टर्स के हाथ में है, ठीक है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, पब्लिक कंपनी में ट्रांसफर के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी पर्सन अपने शेयर किसी को भी बेच सकता है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में शेयर्स फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं होते। प्राइवेट कंपनी कैन नॉट, जो प्राइवेट कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं वो कभी भी अपने शेयर्स किसी को भी फ्रीली नहीं बेच सकते, ओके, उनको परमिशन लेनी पड़ती है। नंबर ऑफ मेंबर्स, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 लोग होते हैं, मिनिमम 7 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम अनलिमिटेड। पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम अनलिमिटेड। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 लोग चाहिए और मैक्सिमम 200। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200, पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। कैपिटल, ह्यूज कैपिटल। गवर्नमेंट कंट्रोल, यस, गवर्नमेंट का कंट्रोल तो है ही बाबा, कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल है। कंपनी को बहुत सारे रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं, किसको, रजिस्ट्रार को, ठीक है। बहुत सारा यू कैन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करना पड़ता है। मतलब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट ने कंपनीज के ऊपर बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन डाल के रखा है, बहुत सारा कंट्रोल डाल के रखा हुआ है। सर क्यों डाल के रखा है, क्योंकि लायबिलिटी कैसी है, मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी है, लिमिटेड है, बराबर है कि नहीं। सो कंपनी अगर कुछ बड़ा बड़ा लोन ले लेगी एंड नुकसान किसका होगा, शेयर होल्डर का होगा। इसीलिए क्या बोल रहा हूँ मैं आपको क्लियरली कि गवर्नमेंट कंट्रोल कैसा है, क्या क्या गवर्नमेंट कंट्रोल है, गवर्नमेंट की कंट्रोल रहेगी कंपनी के ऊपर, गवर्नमेंट का बराबर से बोलते हैं कैसे ध्यान रहेगा। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट, टाइप्स ऑफ कंपनी। क्या पढ़ने वाले हम लोग, टाइप्स ऑफ कंपनी। अब टाइप्स ऑफ कंपनी जो है वो अलग अलग से डिवाइड किया हुआ है 4 पार्ट में, चार पार्ट में डिवाइड किया है। पांचवा जो है वो अदर टाइप्स है, पांचवा जो है वो अदर टाइप्स है। 4 पार्ट कौन सा है, ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, इंकॉर्पोरेशन के बेसिस पे, देन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मेंबर्स, कितने मेंबर्स कहे करके, देन ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, एंड लास्ट इज व्हाट, अदर टाइप्स, इन विच केस सबसे पहला टाइप क्या है गाइस, सबसे पहला टाइप है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन क्या बोला गया है, इनकॉर्पोरेशन का मतलब क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्ट्रेशन क्या, ओके। तो अभी सबसे पहले आती है टाइप कौन सा, स्टैट्यूटरी कंपनी। स्टैट्यूटरी कंपनी वो कंपनियां होती है जिनके लिए अलग से स्पेशल एक्ट पास करके बनाया है। एक ऐसी कंपनी जिनको हम लोग ने स्पेशल एक्ट पास करके बनाया है, और वो स्पेशल एक्ट कौन पास करता है, सेंट्रल या स्टेट के मिनिस्टर्स, गवर्नमेंट, पार्लियामेंट में अलग से एक्ट पास करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल सेबी है, SBI है, RBI है, इन सब के अलग अलग एक्ट है, तो इनको हम क्या कहेंगे, स्टैट्यूटरी कंपनीज कहेंगे। LIC इज वन ऑफ देम, LIC के अलग से एक्ट है, ठीक है। इन विच केस रजिस्टर्ड कंपनी क्या होती है, वो कंपनियां जो कंपनीज एक्ट के अंदर, जो कंपनीज एक्ट 2013 या पहले के कोई भी कंपनीज एक्ट के अंदर, या फिर पहले का कोई भी कंपनी एक्ट के अंदर अगर रजिस्टर्ड है उसे रजिस्टर्ड कंपनी कहा जाएगा। सर कंपनीज एक्ट 2013 के पहले कोई कंपनी एक्ट था, यस, कंपनीज एक्ट 1956 था। सो अगर आपने अगर अपने बिजनेस को कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर रजिस्टर करवाया है तो आपको आपकी कंपनी को क्या माना जाएगा, रजिस्टर्ड कंपनी माना जाएगा, ठीक है। इन विच केस ऑन द बेसिस ऑफ मेंबर्स 3 टाइप की कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, वन पर्सन कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी के बारे में क्या बोला गया है, एक ऐसी कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए कितना, एज प्रिस्क्राइब्ड। मिनिमम पेड अप कैपिटल कितना होना चाहिए, एज प्रिस्क्राइब्ड। सर अभी तक एज प्रिस्क्राइब्ड का मतलब होता है जितना कि बोला जाएगा। मिनिमम एक ऐसी कंपनी जिसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए, बोला गया है नहीं, एज प्रिस्क्राइब्ड मतलब बोला जाएगा। सर कौन बोलेगा, कंपनी लॉ बोलेगा। सर अब तक कुछ बोला है, नहीं बोला गया है, ठीक है, वो हो गई बात। नेक्स्ट आता है कि कंपनी, एक ऐसी कंपनी जिसके आर्टिकल्स में लिखा हुआ है, जिसके आर्टिकल्स में क्या लिखा हुआ है, 3 चीज़ें। एक तो क्या, शेयर्स को ट्रांसफ़र करने के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। एक ऐसी कंपनी जिसके मेंबर्स के ऊपर शेयर ट्रांसफ़र करने, मतलब अपने शेयर बेचने के लिए रेस्ट्रिक्शन है। दूसरा, एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर मैक्सिमम 200 लोग हो सकते हैं, एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर मैक्सिमम 200 मेंबर हो सकते हैं। और तीसरा बोला गया है एक ऐसी कंपनी जो पब्लिक को इनविटेशन करना अलाउड ही नहीं है, एक ऐसी कंपनी जो
अपने सिक्योरिटीज़ के लिए, अपने सिक्योरिटीज़ माने शेयर्स वगैरह के लिए पब्लिक को इन्विटेशन देना अलाउड ही नहीं है, प्रोहिबिट। ठीक है, देखो वापस से रिपीट करता हूँ, एक ऐसी कंपनी जिसके आर्टिकल्स के अंदर 3 चीज़ें लिखी गई रहेगी। पहली चीज़ अपने मेंबर्स को रिस्ट्रिक्ट करती है शेयर्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, मतलब शेयर्स किसी और को बेच सकते नहीं हैं, ठीक है, अंदर ही अंदर बेचने पड़ेंगे। दूसरा, एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं, 200 से ऊपर लोग अलाउड नहीं है। तीसरा, एक ऐसी कंपनी जो क्या करती है, प्रोहिबिट करती है। किस लिए प्रोहिबिट कर रही है? प्रोहिबिट कर रही है पब्लिक को अपने सिक्योरिटीज़ सब्सक्राइब करने के लिए, मतलब अपने सिक्योरिटीज़ आप पब्लिक को मत बेचो, उसको हम क्या कहेंगे, प्राइवेट कंपनी। और ये सारी कंडीशंस होनी चाहिए, ऑल कंडीशन मस्ट बी फॉलोड। और उस कंपनी को अपने नाम के आगे क्या लिखना चाहिए, प्राइवेट लिमिटेड। अपने नाम, अभी दर्शन प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ऐसा नाम के आगे आपको लिखना पड़ेगा प्राइवेट लिमिटेड, उससे पहचान है प्राइवेट कंपनी की। नेक्स्ट इज पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी क्या होती है? पब्लिक कंपनी वो कंपनी जिनके आर्टिकल्स के अंदर, आर्टिकल मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एओए के अंदर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है जो प्राइवेट कंपनी में है। जो ऊपर हम लोगों ने 3 रेस्ट्रिक्शन देखी थी, शेयर्स ट्रांसफर करने की, मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स की, और तीसरा पब्लिक को इनवाइट करने की। ओके, पब्लिक को सिक्योरिटीज़ के लिए इनवाइट करने की जो रेस्ट्रिक्शन थी, ये 3 रेस्ट्रिक्शन जो थी, वो जिस कंपनी में नहीं होगी उसे पब्लिक माना जाएगा। जिस भी कंपनी में ये तीनों रेस्ट्रिक्शन नहीं है उसे पब्लिक माना जाएगा। पब्लिक कंपनी, अ कंपनी विच इज़ नॉट प्राइवेट, जो प्राइवेट नहीं वो पब्लिक है। ओके, नो रेस्ट्रिक्शन, इंपॉर्टेंट तो क्या है, नो रेस्ट्रिक्शन। जो प्राइवेट कंपनी के ऊपर जो रेस्ट्रिक्शन है, जिसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगा, वो पब्लिक मानी जाएगी। 1% कंपनी, 1% कंपनी एक नया कॉन्सेप्ट है जो कंपनीज एक्ट 2013 में आया था। एक नया कॉन्सेप्ट है जो 2013 में आया था, कंपनीज एक्ट 2013 में आया था। इसमें क्या होता है, मेंबर कितना होगा, मेंबर एक होगा, विच हैज़ ओनली वन मेंबर, ठीक है, एक ही मेंबर, ओनली वन। नेक्स्ट, इट इज़ अ प्राइवेट कंपनी, वेरी सिमिलर टू प्राइवेट कंपनी, इसीलिए इस 1% कंपनी को प्राइवेट कंपनी के जो भी रूल्स रेगुलेशन होते हैं वो सब फॉलो करने पड़ेंगे। 1% कंपनी इज़ वेरी सिमिलर टू प्राइवेट कंपनी। मूविंग फॉरवर्ड, इसमें प्रमोटर कितना होगा, एक ही प्रमोटर, मेंबर एक है तो प्रमोटर भी एक ही होंगे, ठीक है। सर प्रमोटर क्या होता है, वो आपको अपकमिंग चैप्टर्स में समझेगा। नंबर ऑफ डायरेक्टर एक से ज़्यादा हो सकता है। नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कैन बी मोर देन 1% कंपनी के अंदर मेंबर सिर्फ 1, लेकिन डायरेक्टर एक से ज़्यादा रख सकते हो, ठीक है। एजीएम की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इट हैज़ टू ऐड द वर्ड्स, 1% कंपनी को क्या लिखना पड़ेगा नाम के पीछे, प्राइवेट लिमिटेड ओपीसी, दर्शन प्राइवेट लिमिटेड ब्रैकेट में ओपीसी माने 1% कंपनी। मूविंग फॉरवर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी ऑफ मेंबर्स, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लायबिलिटी मतलब क्या होता है कि कितनी जवाबदारी है। तो ये जो कंपनी लिमिटेड बाय जो शेयर्स होगा, ये कैसी कंपनी होगी, इनके पास शेयर कैपिटल होगा, ठीक है। शेयर कैपिटल मतलब क्या होता है कि वो पैसा जो शेयर्स बेच के आया है, उनकी लायबिलिटी कैसी होगी, लिमिटेड रहेगी। लायबिलिटी कैसी रहेगी, लिमिटेड टू अनपेड अमाउंट ऑन शेयर्स, मतलब जितना भी शेयर्स आपने खरीदा है उस पर आपके कितने पैसे देने बाकी है, उतनी ही आपकी लायबिलिटी। अगर आपने 100 रुपये के शेयर्स लिए हैं और आपने 80 दिया है, 80 दे दिया कंपनी को, 20 बाकी है, तो आपकी लायबिलिटी सिर्फ 20 रुपये की है। अब ये जो कंपनी, सर ये जो 20 रुपये है वो कंपनी कब ले सकती है, जब कंपनी को लेना हो तब, या तो फिर कंपनी जब बंद होगी तब, या कंपनी जब चल रही है उसके दौरान। बंद होना मतलब क्या होता है, वाइंडिंग अप का मतलब होता है कंपनी बंद हो रही है, कंपनी क्या हो रही है, बंद हो रही है। वाइंडिंग अप का मतलब होता है कंपनी बंद होना। इट में भी ये जो टाइप की कंपनी है, पब्लिक भी हो सकती है, प्राइवेट भी हो सकती है। टाटा लिमिटेड इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में क्या होता है कि ये जो कंपनी होती है इसमें शेयर्स कैपिटल जनरली नहीं होता है, शेयर कैपिटल नहीं होता है। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग अपने मेंबर्स के पास से गारंटी लेते हैं कि अगर कल उनकी कंपनी बंद होगी तो उसमें आप कितने पैसे दोगे, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, अपने मेंबर्स के पास से प्रॉमिस लेते हैं कि अगर कल उनकी कंपनी जब बंद होगी, मतलब वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन, जो बोलना है बोलो, लिक्विडेशन का मतलब भी सेम होता है, कंपनी बंद होना। तो जब भी कंपनी बंद होगी तो इन दैट केस आप लोग कितना अमाउंट दोगे, तो वो जो प्रॉमिस होता है उसे गारंटी कहते हैं, ठीक है। ये कंपनी जो होती है जनरली प्रॉफिट मेकिंग नहीं होती है, ठीक है, ये सर्विस प्रोवाइड करने के लिए बनाई जाती है। जैसे कि हिंदुस्तान क्लब, एक कलकत्ता में एक कंपनी है हिंदुस्तान क्लब करके, ये जो है वो क्या है, एक क्लब है। क्लब मतलब स्विमिंग वगैरह के लिए बनाई गई है, स्विमिंग होता है, पूल होता है, एंड बहुत सारी गेम्स वगैरह के लिए,
तो ये जो टाइप की कंपनी होती है उसको क्या कहते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। नेक्स्ट अनलिमिटेड कंपनी। अनलिमिटेड कंपनी मतलब क्या, जिसकी लायबिलिटी कैसी है, अनलिमिटेड। मतलब अगर कल उठ के कंपनी को नुकसान होता है और कंपनी उसको चुका नहीं पाती है, तो जो मेंबर्स है दैट इज शेयर होल्डर, दे हैव टू पे बाय सेलिंग देयर पर्सनल असेट। ठीक है, दे हैव टू पे बाय सेलिंग देयर पर्सनल असेट। यहाँ पे जो देयर इज डू नॉट हैव एनी लिमिट ऑन द लायबिलिटी ऑफ मेंबर। मतलब यहाँ पे इन दिस केस लायबिलिटी कैसी हो जाएगी, अनलिमिटेड। उनको पर्सनल असेट भी गिरवी रखने पड़ सकते हैं। इन विच केस नेक्स्ट इज व्हाट, वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ अनलिमिटेड कंपनी इज दरबार इन्वेस्टमेंट कंपनी। ओके, सो अभी ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल के अंदर दो टाइप की कंपनियां हैं। पहली है होल्डिंग कंपनी और दूसरी है सब्सिडरी कंपनी। अब इसको समझने के लिए जरा ध्यान देना। सपोज एक है एक्स लिमिटेड और दूसरा है वाई लिमिटेड। एक है एक्स लिमिटेड और दूसरा है वाई लिमिटेड। इन विच केस ये एक्स लिमिटेड जो कंपनी है, ये एक्स लिमिटेड कंपनी ने क्या किया, वाई लिमिटेड के मोर देन 50% ऑफ शेयर कैपिटल ले लिया। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड का 50% से ज़्यादा शेयर्स खरीद लिए। ठीक है, एंड या फिर एक्स लिमिटेड के पास पावर है। किस चीज़ का पावर है, कि वो वाई लिमिटेड के मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स, अगर सपोज 5 डायरेक्टर हैं तो उनमें से 3 मेजोरिटी हो गए। सो इन विच केस अगर एक्स लिमिटेड के पास पावर है कि वो वाई लिमिटेड के मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करे या उनको निकाले, सो हम लोग एक्स लिमिटेड को क्या मानेंगे, होल्डिंग कंपनी, क्योंकि एक्स लिमिटेड का क्या है, होल्ड है वाई लिमिटेड के ऊपर। कंट्रोल आ गया ना। कंट्रोल कैसे आता है, शेयर्स खरीद के। या फिर पावर होने से। अब ध्यान से देखो, एक्स लिमिटेड ने क्या किया, वाई लिमिटेड के 50% से ज़्यादा शेयर्स खरीद लिए। मतलब अब जो भी डिसीजन लेगा वो एक्स लिमिटेड का ही होने वाला है, क्योंकि उसके पास 51% शेयर्स है। या फिर एक्स लिमिटेड के पास पावर है कि वो वाई लिमिटेड के डायरेक्टर्स को, वाई लिमिटेड के मेजोरिटी ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करे या रिमूव करे। सो एक्स लिमिटेड को हम क्या कहेंगे, होल्डिंग कंपनी, और वाई लिमिटेड को हम क्या कहेंगे, सब्सिडरी कंपनी। ठीक है, इन विच केस मूविंग फॉरवर्ड अदर टाइप ऑफ कंपनी के अंदर कौन सा है, सबसे पहला है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनी हम किसे कहेंगे, एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर 50% से ज़्यादा, एक ऐसी कंपनी जिसके अंदर 50% से ज़्यादा किसने इन्वेस्ट किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट ने, या फिर सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। आई विल रिपीट अगेन, गवर्नमेंट कंपनी किसे कहेंगे, एक ऐसी कंपनी जिसके 50% से ज़्यादा शेयर्स किसने लिए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिए हैं, या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने लिए हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ने मिल के लिए हैं, या फिर सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। सर ये नहीं समझा, सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। सपोज एक्स लिमिटेड जो है वो एक गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी है। एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड के 50% से ज़्यादा शेयर्स खरीद लिए, दैट इज 52% शेयर्स खरीद लिए। ठीक है, एक्स लिमिटेड ने क्या किया, वाई लिमिटेड के 52% शेयर्स खरीद लिए। एक्स लिमिटेड क्या बन गया, होल्डिंग कंपनी, क्योंकि उसने 52% शेयर्स खरीद लिए। वाई लिमिटेड क्या बन गया, सब्सिडरी कंपनी। सब्सिडरी किसका, एक्स लिमिटेड का, बराबर है कि नहीं। वाई लिमिटेड जो है वो सब्सिडरी है, लेकिन किसका सब्सिडरी है, एक्स लिमिटेड का। अब सपोज वाई लिमिटेड ने क्या किया, वाई लिमिटेड ने 56% शेयर्स खरीद लिए। किसके खरीदे, जेड लिमिटेड के। ठीक है, दैट इज वाई लिमिटेड क्या था, सब्सिडरी किसका, गवर्नमेंट कंपनी का। सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी ने क्या किया, जेड लिमिटेड के शेयर्स खरीद लिए। तो अब जेड लिमिटेड क्या बन जाएगा, गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगा। ये वाला पॉइंट क्लियर है, इज दिस क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड, अब फॉरेन कंपनी क्या होती है, एक ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट हुई है बाहर के देश में, लेकिन बिजनेस कहाँ पे कैरी कर रही है, इंडिया में। एक ऐसी कंपनी जो इनकॉर्पोरेट मतलब रजिस्टर्ड कहाँ पे हुई है, आउट ऑफ इंडिया में, लेकिन वो बिजनेस कहाँ पे कर रही है, इंडिया के अंदर। दैट इज नेस्ले लिमिटेड एक एग्जाम्पल है। डोरमेंट कंपनी का दूसरा नाम होता है इनएक्टिव कंपनी। ये एक ऐसी कंपनी है, जो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए रजिस्टर्ड हुई है, या तो फिर एक ऐसी कंपनी जिसने लास्ट 2 साल के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन नहीं किया,
जिसने लास्ट 2 साल के अंदर कोई भी इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन नहीं किया, या फिर एक ऐसी कंपनी जिसने लास्ट 2 साल के अंदर अपने एनुअल रिटर्न्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किए, अपने एनुअल रिटर्न या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किए। ओके, एक ऐसी कंपनी जो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी है, या फिर एक ऐसी कंपनी जिसने 2 साल से कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है, या फिर एक ऐसी कंपनी जिसने लास्ट 2 साल से अपने एनुअल रिटर्न्स या फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किए। उन्हें क्या करना पड़ता है, उनको अप्लाई करना पड़ता है, दे हैव टू अप्लाई टू आरओसी, ताकि उनको डोरमेंट का स्टेटस मिले। डोरमेंट का मतलब होता है इनएक्टिव, मतलब ये कंपनी बंद तो गई है बट कुछ काम का चल नहीं रहा है अंदर। इन विच केस नेक्स्ट इज लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी क्या होती है? लिस्टेड कंपनी माने एक ऐसी कंपनी जिसके कोई भी सिक्योरिटी, एक ऐसी कंपनी जिसकी कोई भी सिक्योरिटी एक रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड हो। ऐसी कंपनी जिसकी कोई भी सिक्योरिटीज में शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, कुछ भी, अगर वो लिस्टेड है कहाँ पे? रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, कहीं पे भी अगर लिस्टेड है, लिस्टेड माने रजिस्टर्ड है, एक ऐसी कंपनी जिसकी कोई भी सिक्योरिटी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड है, उसे हम क्या कहेंगे? लिस्टेड कंपनी। उसे हम क्या कहेंगे? लिस्टेड कंपनी। और लिस्टेड कंपनी को सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है। लिस्टेड कंपनी को सेबी की गाइडलाइंस फॉलो करनी पड़ती है। सेबी माने सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। स्मॉल कंपनी। अब स्मॉल कंपनी क्या होता है? स्मॉल कंपनी माने क्या? एक ऐसी कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना है? 50 लाख। मैक्सिमम कितना? 50 लाख पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब शेयर्स बेच के जो पैसा आया है वो कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 50 लाख। या फिर टर्नओवर कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 2 करोड़। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। मैक्सिमम सेल्स कितना होना चाहिए पूरे साल का? 2 करोड़। एक ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं हो सकती है, मतलब एक ऐसी कंपनी विच इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, मतलब इन शॉर्ट स्मॉल कंपनी कौन हो सकती है? प्राइवेट कंपनी या फिर प्राइवेट ओपीसी। ठीक है, पब्लिक कंपनी कैन नॉट बी स्मॉल। ठीक है, लेकिन उस कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी भी है तो उसका पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए? 50 लाख मैक्सिमम। एंड टर्नओवर कितना बोला गया है? 2 करोड़ मैक्सिमम। दोनों में से एक कंडीशन भी सेटिस्फाई करेगा तो भी चलेगा। एसोसिएट कंपनी। एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या होता है? एक ऐसी कंपनी जिसके ऊपर दूसरी कंपनी का सिग्निफिकेंट कंट्रोल है। एक ऐसी कंपनी जिसके ऊपर क्या है? एक ऐसी कंपनी, सपोज अभी एक्स लिमिटेड है, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। यहाँ पे एक्स लिमिटेड जो है और वाई लिमिटेड है। ठीक है, एक्स लिमिटेड का वाई लिमिटेड के ऊपर सिग्निफिकेंट कंट्रोल है। एक्स लिमिटेड का वाई लिमिटेड के ऊपर सिग्निफिकेंट कंट्रोल है। ठीक है, सो इन विच के सिग्निफिकेंट कंट्रोल का मतलब क्या होता है? 20%, मिनिमम 20% कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन 50% से ज़्यादा नहीं। एक्स लिमिटेड का कंट्रोल कितना होना चाहिए? 20% से ज़्यादा, लेकिन लेस देन 50%, क्योंकि 50% से ज़्यादा हो जाएगा तो फिर सब्सिडरी कंपनी बन जाएगा ना। इसीलिए वाई लिमिटेड जो है वो क्या बन जाएगा? अभी अगर 20% के ऊपर कंट्रोल है एंड लेस देन 50% है तो एसोसिएट बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट। कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट मतलब ये ऐसी कंपनी होती है जो सेक्शन 8 कंपनीज एक्ट के सेक्शन 8 के अंदर अपने आप को रजिस्टर करती है। सेक्शन 8 के अंदर रजिस्टर करती है, मतलब इनका मकसद क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है। इनका मकसद होता है कि वो सर्विस प्रोवाइड करे। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट जॉइंट स्टॉक कंपनी चैप्टर नंबर 2। आई होप आपको पूरा लेक्चर अच्छे से समझा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारा चैनल कॉमर्स एजुकेशन बाय सीए को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड प्लीज़ कमेंट इफ़ यू हैव एनी डाउट। थैंक यू।